नमस्कार। आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों और उनकी गाथा किताब के कुछ अंश है। तो चलिए इनमें जो जानकारी है, जो तारीखें हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रगान से, जन गण मन। अच्छा, ये तो पता है कि इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। मतलब कितना पहले। जी हाँ, काफी पहले। लेकिन देखिए, इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रगान के तौर पर जो आधिकारिक मान्यता मिली, वो मिली 24 जनवरी 1950 को। हाँ, 1950। ये साल तो बार बार आएगा लगता है। बिल्कुल, ये 1950 का साल खासकर गणतंत्र बनने के ठीक आसपास का समय कई प्रतीकों के लिए बहुत अहम रहा है। ये दिखाता है कि नए राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी, प्रतीकात्मक रूप से भी। सही कहा। और इसी से जुड़ता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा। केसरिया, सफेद, हरा और बीच में अशोक चक्र। उसे तो और भी पहले 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया था। हाँ, आज़ादी से कुछ हफ्ते पहले ही। बिल्कुल, ये तो ऐसा था जैसे आज़ादी की औपचारिक घोषणा से भी पहले राष्ट्र अपनी पहचान बता रहा हो। निश्चित रूप से ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता की दहलीज पर ही एक स्पष्ट पहचान बनाने की कितनी इच्छा थी। मतलब वो एक उम्मीद थी, भविष्य का विजन था। फिर आता है राष्ट्रीय प्रतीक, सारनाथ का अशोक स्तंभ, वो सिंह शीर्ष वाला, है ना? जी। उसे अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक उसी दिन जिस दिन भारत गणतंत्र बना। इसका समय तो बिल्कुल सटीक है। हाँ, ये तो सीधा सीधा गणतंत्र की स्थापना से जुड़ा हुआ है। और अशोक स्तंभ का चयन भी देखिए, जो सम्राट अशोक के शांति और धम्म के संदेश से जुड़ा है। ये भी एक तरह से दिखाता है कि आधुनिक भारत अपनी जड़ें कहाँ देख रहा था, मतलब प्राचीन इतिहास और मूल्यों में। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ। स्रोत बताते हैं कि इसे पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसका इतिहास तो राष्ट्रगान से भी पुराना है। हाँ, बहुत पुराना। और स्वतंत्रता संग्राम में तो इसकी भूमिका बहुत ही अहम रही है। सही। हालांकि इसे वो राष्ट्रगान वाला आधिकारिक दर्जा नहीं मिला, पर इसका स्थान, इसका सम्मान वो अपनी जगह बिल्कुल कायम है। ये दिखाता है कि प्रतीकों का चयन सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं होता, उनका एक भावनात्मक, एक ऐतिहासिक वजन भी होता है। हाँ, वो शायद औपचारिक दर्जे से भी बड़ा होता है कभी कभी। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है हॉकी को लेकर। हाँ, हम सब तो मतलब बचपन से सुनते आए कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हाँ। पर स्रोत ये साफ करते हैं कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया ही नहीं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे जो आम धारणा होती है और जो आधिकारिक स्थिति होती है, उसमें कभी कभी फर्क हो सकता है। हॉकी की जो ऐतिहासिक सफलताएं रही, खासकर ओलंपिक्स में, शायद वो इस धारणा के पीछे का बड़ा कारण रही। लेकिन औपचारिक घोषणा न होना ये भी शायद दिखाता है कि सरकार सभी खेलों को समान रूप से देखना चाहती है, प्रोत्साहित करना चाहती है। शायद। तो मतलब इन मुख्य प्रतीकों के अलावा फिर राष्ट्र ने समय के साथ और भी कई पहचान चिन्ह चुने। ऐसा लगता है कि 1950 के बाद ध्यान थोड़ा प्रकृति और संस्कृति की तरफ भी गया है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी चुना गया। वो सुंदरता और कह सकते हैं भारतीयता का प्रतीक माना गया। अच्छा। फिर 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया। और ये कदम तो साफ तौर पर वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा था। वो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी उसी समय के आसपास। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर, वो तो बहुत बड़ी पहल थी। जी, वो समय की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकता बन रही थी। और कुछ प्रतीक तो 1950 में ही चुन लिए गए थे, जैसे आम राष्ट्रीय फल और कमल राष्ट्रीय फूल। हाँ, आम और कमल। ये दिखाता है कि राजनीतिक प्रतीकों के साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक पहचान है, उसको भी शुरू से ही महत्व दिया गया। सही। और ये प्रक्रिया रुकी नहीं। देखिए, काफी बाद में 2008 में जाकर गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। ओ हाँ, 2008 में। हाँ, जो नदी के सांस्कृतिक और अब तो पर्यावरणीय महत्व को भी दिखाता है। और राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, उसे 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। अच्छा, शक संवत। जी, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ चलता है। ये भी एक तरह से भारत की जो प्राचीन गणना प्रणालियां हैं, उनको सम्मान देने का एक तरीका था। तो हमने देखा कि भारत के ये जो जाने माने प्रतीक हैं, ये सिर्फ चिन्ह नहीं है, इनको अलग अलग समय पर अलग अलग संदर्भों में चुना गया है। मतलब ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया रही है। बिल्कुल। ये प्रतीक असल में भारत की यात्रा, उसके बदलते मूल्य, उसकी आकांक्षाएं, इन सब की कहानी कहते हैं। और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है कि क्या समय के साथ जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती हैं, इन प्रतीकों का अर्थ और महत्व भी बदलता है? क्या वो विकसित होता है?
मतलब जो संदेश उनके चयन के समय था, क्या वो हमेशा वही रहता है या नई पीढ़ियां उसे अपने ढंग से देखती हैं? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।